जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसटी पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज़ है। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन का 16वां वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज का वैसे ये घटना चक्र का ये जो टेस्ट सीरीज़ निकाल रखी है आरओ की जो अभी आई है, ये उसका पहला टेस्ट है। ठीक है, पहला टेस्ट है, याद रखिएगा। वैसे सीरीज़ का ये 16वां है। इसके पहले 15 टेस्ट मैंने बेहतरीन तरीके से करवाए हैं, उसमें ध्येय आईएएस के भी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं किए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, अभ्यास नहीं किया है, तो उनको देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने व्याख्यायित भी किया हुआ है। ठीक है, व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन एडिशनली मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 85+ और हिंदी में 55+। इतना अगर आप लेके आते हैं तो यकीन मानिए कि आप इसमें मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो है मेंस आरओ का ज़रूर देंगे। ठीक है, इतना आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है, 40 दिन से भी कम है लगभग समय। अब आप मतलब एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी करिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइए। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये एपीएस के लिए भी काम आएगी, या जो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा होगी मार्च में प्री की, उसके लिए भी ये काम आएगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आरओ के लिए ही है। ये सभी जहाँ पर जीएस पूछा जाएगा, जहाँ पर सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वो सभी जगह पर ये आपको हेल्प करेगी। ठीक, तो इसको लाइक कीजिएगा। चलिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला टेस्ट जो है ये सेट 1। ठीक है, हिंदी वाला मैं करवा चुका हूँ इसको। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखिए आप कौन सा कथन असत्य है, पढ़िए। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आप देखिए, भारत का मैप अगर आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा एक मिनट सही से बना देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, इधर ये नॉर्थ ईस्ट वाला भाग हो गया। ठीक है, और इधर ये। ठीक, तो यहाँ से ऐसे जो ये जिसकी बात कर रहा है, ये कर्क रेखा की बात कर रहा है, तो ये ऐसे लगभग यहाँ से गुजरती है। ठीक है, ऐसे जाती है ये बीच से, दो बराबर भागों में बांटती है अक्षांशीय विस्तार को, अपने भारत को। ठीक है, तो ये एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। ये जो कर्क रेखा है, याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर आप ग्लोब देखेंगे पूरा, तो ये 0 डिग्री हो जाती है। यहाँ पे आपके 23.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश पे जो 23.5 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो दो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको बेसिक मतलब बहुत आधारभूत चीज़ें हैं ये, आप इनको पढ़ते होंगे भूगोल वगैरह में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक, ये वाला पार्ट सही है। भारतीय मानक समय रेखा, अब मानक समय रेखा क्या है भैया, तो हर देश की एक अपनी मानक समय रेखा है। कई कई देशों में ऐसे भी है, जैसे रसिया हो गया, चीन हो गया, इनमें मतलब एक से अधिक है, यानी कि 10 10 11 11 हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जोन दिए गए हैं। ठीक है, भारत में भी बहुत समय से मांग चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग होना चाहिए टाइम जोन, और इधर आपका जो उत्तर भारत में इधर अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, तो अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ 2 घंटे पहले लगभग सूर्य पहले दिखाई पड़ता है। और अगर आप यहाँ लास्ट में बात करेंगे, जो कि गुजरात में अगर लास्ट की बात करेंगे, तो यहाँ और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के इस दोनों के बीच में जो सूर्योदय का समय है वो लगभग 2 घंटे का गैप होता है। ठीक है, तो इस वजह से और भी कई सारी चीज़ें हैं, जो चाय उसमें काम करते हैं, जो चाय बागान में, उनसे बहुत दिनों से मांग चल रही है ये, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा संभव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा, और वो है कितनी, तो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा, वो अक्षांश की बात थी, ये देशांतर की बात। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, बेसिक हैं ये सब चीज़ें। दोनों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, कर्क रेखा और याम। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, याद रखिएगा, देखिए ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। कर्क रेखा के लिए जो है मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों से गुजरती है,
तो मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा, राजस्थान से शुरू होता है, उधर त्रिपुरा मिजोरम तक जाता है, ठीक है, जाती है मतलब ये रेखा, याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा। देखिए मैं बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ये मित्र पर गमछा, ठीक है, गमछा झार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और इधर झारखंड हो गया। तो ये इतने सारे ये स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और अगर ये भारतीय जो समय यामोत्तर रेखा है, ये 82.82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये 5 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन सा है वो तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर जैसे यूपी, ठीक है, उसके नीचे एमपी, ठीक है, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, याद रखिएगा, मौका, MOUCA, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इधर उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना, इधर फिर ये छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके याद रखेंगे। उधर मित्र पर गमछाचार और इधर ये मौका। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन, मतलब पहले ही क्वेश्चन में इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये बार बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, ये हल्के में मत लीजिएगा, ये पूछा गया है। और इतना सिली टाइप का हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी कि पूछिए मत, ठीक है, एक एक नंबर के लिए फिर मारामारी होती है। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से और ये 5 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, तो ये गलत है, दोनों कटिबंधों में, ठीक, याद रखिएगा, उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। अगर स्थलीय इसी उसकी बात करें, मतलब विस्तार इसकी बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात करें पूरा, तो स्थलीय तो खैर 8.8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन अगर उससे और नीचे चले जाइए अंडमान निकोबार के उसमें, तो वहाँ पे वो 6 डिग्री 4 इससे मिनट से शुरू होता है। और ऊपर अगर सबसे ऊपर उधर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो कितना, अब तो खैर वो लद्दाख में पड़ेगा वो पोर्शन, तो वो कितना पड़ेगा, वो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका एक पूरा मैंने फार्मूला वो सब बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, अगर आप देखेंगे उसमें तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ में या फिर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए आप लोग। चलिए बहुत टाइम हो गया, एक ही क्वेश्चन में इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए फिलहाल जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं व्याख्या ज़रूर करूँगा। चलिए, जाफ़रान की खेती के लिए कौन सी कृषि के लिए किस प्रकार की जो मृदा है वो महत्वपूर्ण है, मतलब प्रसिद्ध है, तो करेवा, ठीक है। ये ऊपर जो है पहाड़ी इलाकों में जैसे जम्मू वगैरह में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, हिमाचल वगैरह में, ठीक है। मिलेट्स के लिए देखिए कुछ, चूँकि मिलेट्स से प्रश्न बनेगा, क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि सरकारें चाहे वो स्टेट की हों चाहे इधर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है मिलेट्स पर, तो यूपी में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मिलेट्स वाले से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा देखने को, 110% मिलेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो 110% रहेगा। तो देखिए जैसे ये बाजरा के लिए आपका ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको नामित किया गया है, ठीक है। ज्वार के लिए देखिए भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद, ध्यान रखिएगा पूछेगा ये मैचिंग में। और अन्य छोटे जो मिलेट्स हेतु हैं उनके लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु। तो ये याद रखिएगा, तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए अदरक प्रकंद है ये, ठीक है, राइजोम। अलसी ये रबी की फसल है, बिल्कुल ठीक है। गेहूँ ये फ्लेरिस माइनर है, ठीक है, ये खरपतवार है बेसिकली गेहूँ का, ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। ये चना नीलम नहीं है ये, यानी कि यही वाला जो है इसमें मिसमैच है। ये नीलम जो है आम की प्रजाति है, आम और अलसी की, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए, तुरामडी, डोमाइसाइट और गोगी, तो ये गोगी और ये सब जो है यूरेनियम के लिए फेमस हैं, याद रखिएगा, यूरेनियम खनन के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, कीट संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पे है, तो कीट ये अजमेर में नहीं है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। कीट और कर्नाटक ये याद रखना, कीट और कर्नाटक का इसे ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा तो याद रहेगा। राष्ट्रीय सूकर वाला ये गुवाहाटी में है, ठीक है, और ये मांस वाला तो हैदराबाद में ही है, ठीक। शांति का सागर किस उपग्रह या ग्रह पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका ये आपका चंद्रमा पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। सी ऑफ ये शांति का सागर, और सी ऑफ एक ये भी होता है ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, तो उसको
वो भी याद रखिएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वो भी चंद्रमा पर पाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये देखिए, लायर घाटी ये फ्रांस में है, चितवन आपकी ये नेपाल में पड़ती है। ठीक है, सिक्रेट घाटी ये इंडोनेशिया में नहीं है, पेरू में है। ठीक है, कहाँ पे है? पेरू में। और ये वोल्गन वाली ऑस्ट्रेलिया में है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया में बादा घाटी है। कौन सी घाटी है? बादा घाटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम देखिए। इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है भैया। ठीक है, ये मैपिंग वाले प्रश्न आप यकीन मान के चलिए 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे, और ऐसे ही सॉलिड प्रश्न मिलेंगे। ज़्यादातर उसमें मतलब कुछ अगर करंट में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है तो पूछ लेता है, या फिर एकदम आप ट्रेडिशनल वाला इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, जितने सागर हैं, झीलें हैं, इनका बहुत पूछता है। देखिए, अब इसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि अरल सागर सबसे पहले पड़ेगा पूर्व में, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर काला, और फिर भूमध्य सागर। ठीक, तो इसका एक क्रम है पूर्व से पश्चिम, यही याद रखिएगा। ठीक, चलो, रोगुन तथा नुरेक बांध, रोगुन तथा नुरेक बांध ये तजाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें चेल्याबिस्क की ये धातु और सैन्य मशीनरी ये ठीक है, रसिया में है। ग्लासगो ये पोत निर्माण के लिए बिल्कुल ठीक है। ओसाका में कांच निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नगोया में ये सूती वस्त्र वगैरह के लिए ठीक है, ऑटोमोबाइल। तो ओसाका में भी ये सूती वस्त्र के लिए ही है। ठीक, तो इसमें सी वाला जो है ये जापान का शहर है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये मिसमैच है, बाकी सब ठीक है। एक्सिम बैंक ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, ईयर मैचिंग में आता है, ये दे देगा। एक्सिम बैंक, सिडबी, ठीक है, IFCI, ICICI, ये सब दे देगा, और फिर आपको इधर ईयर दे देगा मैच करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछता है। भारत के वर्ष 2023-24 में बजट का आकार कितना था? तो ये याद रखिएगा, इतने करोड़ रुपए। ठीक है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा बताइएगा आप कमेंट करके कि GST में अभी जो टैक्स स्लैब्स हैं टैक्स के, वो कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने स्लैब हैं? यानी जो बोलते हैं ना कि 5%, 12%, 18%, 28%, कितने हैं अभी? उस तरीके से कमेंट करिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने से क्या होगा? तो भैया देखिए, बैंक दर अगर कम करेगा तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बैंक दर कम हो गया। ठीक है, तो बैंक दर जो है बेसिकली जो रिज़र्व बैंक होती है वो देती है इनको, निर्धारित करती है बैंकों के लिए। ठीक है, तो बैंक क्या है, अगर वो कम हो गया, रेट कम हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा लोन वगैरह ये सब ज़्यादा बांटेंगे। ठीक है, इस तरीके से तरलता जो है वो बढ़ेगी। ठीक, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति है, ये सब RBI करती है हैंडल। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो ये 2011-12 है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी योजना नहीं है सुमेलित? देखिए, PM जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान योजना भी कहते हैं, 2018 ठीक है, इसमें बिल्कुल सही है। ये देखिए, समेकित बाल विकास योजना, ये जो ICDS जिसको बोलते हो आप, ICDS बहुत पूछता है ये, UPPCS का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब ICDS में आपको PCS में हर 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है उठा के, तो ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, ये सही है, करेक्ट है एकदम। 1975 में ये शुरुआत हुई थी इसकी। और देखिए, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चला था ये 2005 में चला था, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2007 की नहीं है, इतनी पुरानी थोड़ी है, ये है 2015 की। ठीक, 9 मई 2015। और बहुत सारी उस दिन 9 मई 2015 को 3-4 योजनाएं हुई थी। ठीक है, जिसमें से एक ये थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, अटल बीमा योजना, ये सब एक ही साथ प्रारंभ की गई थी। ठीक, इनका याद रखिएगा। 2015 में 14-15 में तो भर भर के योजनाएं, चाहे वो नाम बदली गई हों या जो भी रहा हो, मतलब नई नई योजनाएं निकाली गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें, तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। ऋग्वैदिक काल में दृश्यवती, दृश्यवती जो है ये नदी का आधुनिक नाम गंडक है, बिल्कुल गलत है ये। दृश्यवती ये आधुनिक इसका गंडक का नाम नहीं है, ये घग्घर का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? ये घग्घर,
याद रखिएगा, ठीक है, घग्घर, ठीक। और ये ऐसे ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यही वाला इसमें मिसमैच्ड है, ठीक है, सही नहीं है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता ये मेघातिथि या मधुच्छमदा, ये ठीक है, सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। गंडक को क्या वैसे बोलते क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, सदा नीरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, सदा नीरा, ठीक है। नदियों की लिस्टिंग जो है वो याद रखिएगा, मैंने वो सब ताबड़तोड़ वाले में करवा रखा है, देख लीजिएगा, पक्का एक प्रश्न पूछेगा। जैन तीर्थकों में से किसका निर्वाण स्थली जो है किसकी, वो आपकी चंपापुरी में है, तो याद रखिएगा ये बिहार में है चंपापुरी, और ये वसु पूज्य हैं, ठीक है, वसु पूज्य, जिनका कि जन्म और ये दोनों मृत्यु मतलब निर्वाण दोनों वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो ये कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 12वें थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वसु पूज्य। अशोक के किस अभिलेख की लिपि जो है वो खरोष्ठी थी, तो याद रखिएगा अशोक की जो खरोष्ठी लिपि के थे तो वो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये थे ब्राह्मी लिपि में। बाकी जो अदर थे ब्राह्मी लिपि में नहीं थे ये, मतलब खरोष्ठी लिपि में, सॉरी, बाकी वो ब्राह्मी लिपि और जो प्राकृत ये सब है ना, ये सब भाषाओं में तो मिले हैं, ये दो हैं जो ऐसे कि खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है प्रश्न। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार का मंदिर, ये जो कि गुप्त काल में बना था, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है इसमें, कथन दिया हुआ है बेसिकली उसी के बारे में। तो देखिए गुप्त काल में बना था, बिल्कुल ठीक है, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की वहाँ पे पूरा बना हुआ है वो, ठीक है। इस मंदिर में, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों एकदम मतलब करेक्ट हैं, ठीक है, 21 का सी, ठीक, दोनों कथन सही है। कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, विट्ठल देवी मंदिर। इनके समय में पुर्तगाली जो यात्री है वो डोमिंगो पायस की बिल्कुल आया था, इनके समय पे ही आया था, ठीक है। बारबोसा एक नाम और याद रखिएगा, कौन, बारबोसा, ये भी आया था इन्हीं के समय पे, ठीक। स्वरोचित संभव तथा आमुक्त माल्यद कृष्णदेव की रचनाएं हैं, आमुक्त माल्यद तो है लेकिन ये स्वरोचित संभव नहीं है, ठीक है, ये इनकी नहीं है, ये अलसानी पेडन्ना की है, पेडन्ना, ठीक है, पेडन्ना याद रखना, अलसानी पेडन्ना। तो इसमें 1 एंड 2 सही है बस, मतलब सी, ठीक है, गलत है बाकी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है, इन्होंने किया है। रॉल्फ फिंच जो है ये फतेहपुर सीकरी आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे, तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थॉमस रो जो कि जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में, ये नहीं मिला था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, पहली बार कहाँ मिला था, ये पहली बार कहाँ मिला था, ये अजमेर में मिला था, ठीक है, 1616 में, याद रखिएगा। तो ये जो डी है इसमें गलत है, बाकी सही है सब, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी, तो बैरम खान ने हेमू को जो है मारा था बेसिकली, ठीक है। ये शुरुआत में देखिए कई आपको दिखाया भी गया होगा इसमें, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में ये शुरुआती लड़ाई हुई थी। हेमू जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता था ये, ठीक है, इसे भारतीय गौरव यश का मतलब अंतिम सूर्य, ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, यश का अंतिम सूर्य, ठीक, तो ये मतलब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए तो चौरी चौरा कांड ये बिल्कुल आपका 1922 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। संथाल विद्रोह भी सही है। दक्कन का विद्रोह ये आपका नहीं सही है, ठीक है, 1889 में नहीं हुआ था। बाकी ये बेलोर का जो सिपाही विद्रोह है ये हुआ था जॉर्ज बेलो के टाइम पे, 1806 में हुआ था, तो याद रखिएगा। ये सारी घटनाएं और ये सब चीज़ें मैंने आपको ताबड़तोड़ वाली सीरीज में सब कवर कर रखा है, अगर आप उसको देख के रिवीजन कर लेंगे ना, बस 32 वीडियो हैं उसमें, और सब 5 मिनट 7 मिनट, बहुत ज़्यादा कोई होगा तो 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। उसको देख डालिए, 2 बार देख लीजिए, आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं उसमें, जहाँ से मतलब प्रश्न बना ही है और आगे भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये अच्छा भैया दक्कन का विद्रोह हुआ कब था ये, ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें 1875 में हुआ था ये, ठीक है, 1875 में हुआ था दक्कन का विद्रोह, ये ध्यान रखिएगा, क्या पता मैचिंग में आ जाए। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1904 में। उस समय कौन था भारत का गवर्नर, कमेंट करिएगा आप लोग, बताइएगा कौन था।
भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, या वायसराय बोलिए, जो भी बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक कौन थे? तो ये जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं आप इसको, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1887 में हुई थी, ध्यान रखना पहली बात तो, ठीक है। और इसके जो स्थापक लोगों में से MG रानडे तथा रघुनाथ राव, ये दो ऐसे थे जिन्होंने ये मतलब इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनके साथ MG रानडे का भी नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो भैया याद रखिएगा ये कब दी थी, ये फरवरी 2023 में, ठीक है। फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है। अब इसमें नृत्य दिए हुए हैं, लोक नृत्य, और इधर क्षेत्र दिया हुआ है, कहाँ कौन सा है, ये सब मैंने करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो कर लीजिए। देखिए कार्तिक गीत ये बुंदेलखंड में, ठीक है। कर्मा ये ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। नटौरी ये पूर्वी क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। राई नृत्य भी आपका ये बुंदेलखंड में ही होता है, ठीक है। जौनपुर वाला ये कौन सा नृत्य है? जौनपुर, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जौनपुर में भी एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण नृत्य किया जाता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए बताइएगा आप कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो ये गंडक परियोजना है। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी कर्क रेखा? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है, ठीक है, माही, याद रखिएगा, ठीक है। मकर रेखा को दो बार जो काटती है वो कौन सी रेखा है? तो लिम्पोपो है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए पश्चिमी घाट, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, पहला ही गलत है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। ये उत्तरी क्षेत्र नहीं, दक्षिणी अगर बोलता तब तो ठीक था, तो पहला ही गलत हो गया। बाकी सारे कथन इसमें सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब एकदम सही है और पूछा जाता है ये। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है चोटी, ठीक है। ताप्ती नदी ये सतपुड़ा के दक्षिण में है, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में ये बहती हैं, ठीक है, वही मानी जाती हैं। इसीलिए देखिए पूछा भी जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं, ठीक। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो वहाँ पे मैंगोलाइट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यही है, मैंगोलाइट्स, ठीक। देखिए भारत की, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, ये कैनियन है। ये बेसिकली कहाँ पे, कौन सी, किस नदी से निर्मित होती है? तो ये पेन्नार नदी से, ठीक। किस नदी से? पेन्नार से, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है, तो याद रखना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समानांतर फसल का उदाहरण। समानांतर फसल का मतलब हुआ कि साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे एक ही समय में दोनों की खेती हो सकती है। यानी कि कौन सी फसल है वो? तो देखिए इसमें आलू धान एक साथ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आलू सर्दियों में इधर लगाई जाती है, धान आपका ये अलग फसल है। गेहूँ और सरसों है एक, जो कि साथ में भी लगाते हैं लोग। देखिए गेहूँ के साथ सरसों भी लगाते हैं, आप देखिए साइड साइड में आपको दिख जाएगा, या कई बार एक साथ भी लगा देते हैं, एक साथ भी छींट देते हैं तो वो उग जाती है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें सैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो ये देखिए सैल गैस के जो ये संसाधन है वो केजी बेसिन में आपके बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। केजी बेसिन में आपके प्रचुर मात्रा में है, तो ये मतलब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। केजी बेसिन क्या है? तो कावेरी और कृष्णा, ठीक है, कावेरी और गोदावरी, सॉरी कृष्णा गोदावरी सॉरी माफ़ कीजिएगा, कृष्णा और गोदावरी, ये केजी बेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए, ये सारे ही हैं, एक मिनट, ये कैम्बे, ये कावेरी और ये तीनों, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं उसको, कृष्णा गोदावरी देख लिया बस, सारे ही हैं, ठीक है, जितने लिखे गए हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए तो कौन सा नहीं है, देखिए नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2023 में जो हुई थी उसमें ये स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, बिल्कुल है। बांग्लादेश के अरशद नदीम, ये बिल्कुल मतलब गलत है, बांग्लादेश के नहीं है ये, कहाँ के हैं ये कहाँ, अच्छा ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान का है, याद रखिए, ठीक है। देखिएगा ओलंपिक में भी वो ये लगभग लगभग पीछे ही रहा था, ये शायद सिल्वर या ब्रॉन्ज कुछ मिला था उसको, ब्रॉन्ज मिला था शायद, पता नहीं,
ठीक है। तो ये वही है अरशद नदीम, ठीक है, वो भी याद रखना उसको, उसने इनके पीछे रजत पदक लिया था। ये आयोजित हुई थी हंगरी में, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो इतना मीटर दिया हुआ है यहाँ फेंका था भाला, बिल्कुल सही है। भाला दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चाइना में अभी हुआ था, तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो ये ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे 26 टोटल पदक जीते थे, तो ये भी सही है बिल्कुल, तो दोनों सही हैं ये, ठीक है। सूची 1 को 2 से मिलाना है, देखिए इसमें इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है। मैंने बताया था ना कि जो मैचिंग मतलब ये जो मैपिंग वाले प्रश्न हैं बहुत पूछता है, ये भर भर के पूछेगा और इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर याद नहीं रहेगा तो। इस तरीके के प्रश्नों को आप लिख कर एकदम मतलब घोंट दीजिए, ठीक है। देखिए माउंट रेनर ये ज्वालामुखी ये जो है आपका यूएसए में है, तो ए का 4, ठीक है, बाकी आप हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। माउंट एटना आपका इटली में है, ठीक है, तो बी का 1 कहाँ पे है, बस ये आपको करेक्ट आंसर मिल गया। इसी तरीके से आपको परीक्षा हॉल में भी करना है, सारे मैच नहीं कराते बैठिएगा आप, ठीक है, कि सारे एक दूसरे से मैच कराते रहे, पैराकूटन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस, नहीं ऐसा नहीं, बस 2-3 मिल जाए जहाँ पे आपको आंसर मिल जाए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती हैं। तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा गाजा और इनके बीच में चल ही रहा है, मतलब गाजा पट्टी पर एकदम सब भयंकर तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र ये हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको क्योंकि चर्चा में है तो पूछ सकता है इस तरीके का प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका में बृहत झीलें, जो कि आपने पढ़ा होगा झीलों को, मैंने बताया था ना कि आप ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ उसमें ताबड़तोड़ में, आप देख लीजिए बस। तो उसका एक क्रम पूछा है, पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़े हो तब तो बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। अगर नहीं पढ़ा है ना तो कभी तुक्का मत मारना क्योंकि ये गलत ही हो जाते हैं प्रश्न ये, ठीक है, तो याद रखिएगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। हाँ, तो कौन कौन से हैं पूर्व से पश्चिम, देखिए तो इसमें जो क्रम बनेगा वो बनता है ओंटारियो सबसे लास्ट में, ठीक है, इरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन और सुपीरियर। यानी कि अगर आप देखेंगे इसका एक क्रम बना लीजिए ऐसे, यानी कि पूर्व से पश्चिम वाला क्रम, पूर्व से पश्चिम यानी कि ओंटारियो इधर, फिर इरी, ठीक है, फिर ह्यूरॉन, फिर आपका ये मिशिगन और ये फिर सुपीरियर। तो SMHEO ऐसे करके अगर आप कर लेंगे तो ये पूर्व से पश्चिम मतलब याद रहेगा आपको, ये ग्रेट लेक्स वाला ये जो एरिया है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, SMHEO, ठीक है, MHEO ऐसे करके कुछ भी बना लीजिए आप, या अगर आपने कुछ बना रखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें मिशिगन है जो कि केवल यूएसए में है, बाकी सब जो है वो कनाडा और इनके सीमा पे हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर, ठीक है। एक मिशिगन है जो कि प्रॉपर आपका कहाँ है, यूएसए में ही है, ठीक है, पूछता है। सुपीरियर के बारे में कुछ खास चीज़ है बताइएगा आप कमेंट करके, क्या खास है सुपीरियर लेक के बारे में, ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ सूची 1 सूची 2 इधर दिए हुए हैं। मानसूनी वन है, विश्वती रेखी वन, कहाँ कौन से क्या पाए जाते हैं पेड़ पौधे। तो देखिए जैसे मानसूनी वन में आपने देखा होगा कि आप इसमें देखिए मानसूनी वन में सागौन वगैरह ये साखू वगैरह बहुत मिलते हैं, ठीक है। भूमध्य जो सागरी वन है उनमें ये आलू बुखारा और प्लम, जैतून वगैरह ये सारे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। तो ए का अगर 3 लगाइए आप, एक ही में ही है, आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सी का 1 जैसे मैंने लगाया तो सी का 1 भी लगा सकते हैं और आगे बढ़िए, ठीक है। कोणधारी वन में ये चीड़ और ये फर वगैरह हो जाते हैं। विश्वत रेखी में ये आपका महोगनी और रोजवुड वगैरह, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। देखिए निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है, एगैरिकस, स्पाइरोगायरा और नॉस्टॉक। तो ये इनमें से पूछा है कि कौन सा जैव उर्वरक है, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। तो ये जो नॉस्टॉक है ना, ये इसको यूज़ करते हैं ये, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं एज अ क्या, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए इसमें से। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म नहीं है पूछा, मतलब सत्य नहीं है, कौन सा कथन। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार ये रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा यार ये मूवी गजब की मूवी है ये, मतलब इसमें दिखाया गया है किस तरीके से किसी के साथ मतलब इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है, इतना मतलब देखिएगा इस मूवी को, आपको मतलब रोना आ जाएगा इस तरीके से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उल्लू अर्जुन को दिया गया है। तो इसमें जो
क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, सही नहीं है पूछा है ना। हाँ तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो इसमें आलिया भट्ट और पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया है, ये गलत है, यही वाला, ठीक है। और ये सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, ये भी गजब का एक्टर है भाई, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण है, हो सकता है किसी भी तरीके से पूछ ले इसमें। पुरस्कार इसमें कृति सिनैन को इनके साथ दिया गया है, आलिया भट्ट के साथ। ये आलिया भट्ट तो है ही है इसमें, लेकिन पल्लवी जोशी नहीं है, कृति सेनन, ठीक है, नाम याद रखेगा, ठीक। इन दोनों लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए वन नीति है, बिल्कुल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है, ठीक है। औद्योगिक नीतियाँ भी जो बनती हैं उसमें भी ये चीज़ें रहती हैं, और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से शिक्षा नीति में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे ही हैं जो कि संबंधित हैं, तो सभी चारों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में घनत्व प्रवणता को बताता है? तो जो पिक्लोक्लाइन होता है उसको घनत्व प्रवणता कहते हैं, मतलब वो दर्शाता है, ठीक। हेलोक्लाइन क्या है, वो लवणता प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन, ठीक है, लवणता प्रवणता। और तापमान, ये तापमान वाला जो परिवर्तन का है वो थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो वो थर्मोक्लाइन, तो अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक क्या है? तो ये आईयूसीएन जो है वो, जो जितने भी जीव जंतु या पौधे होते हैं जो कि बहुत ही उनकी मतलब, या तो वो एकदम इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है, उन सब चीज़ों के लिए ये रेड डाटा बुक जो है ये 1964 से ये इसकी शुरुआत हुई है, और वहीं से ये मतलब चल रहा है ये सब, ठीक है। निकालता है उसमें, छापता है, बताता है कि भैया ये इनको बचाओ, इनका संरक्षण करो, नहीं तो ये सब विलुप्त हो जाएंगे। और अगर ये सारी जैव विविधताएँ खत्म हो गई ना तो मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा, सो कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए जो है ये जितने भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उस पर काम किया जा रहा है, एसडीजी गोल्स पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी जहाँ तक संभव हो सके वो सारी चीज़ें आप लोग, जैसे एक अपने स्तर पर जो है, अगर आप बिजली बचा सकते हैं तो बिजली बचाइए, जल बचा सकते हैं तो जल बचाइए। छोटा छोटा अगर कंट्रीब्यूशन अपने स्तर पर अगर लोग करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लोगों को लगता है ना कि हमारा क्या है, मतलब हम तो निकल लेंगे। अरे भैया, तुम्हारी जो पुश्तें हैं ना उनको वो गाली देंगी। अगर हमने ये जो जितनी भी जैव विविधताएँ हैं, पानी है, जल है, या जो भी ये संसाधन है, इनका अगर हमने जुडिशियसली यूज़ नहीं किया ना तो आने वाले जो पुश्तें हैं ना वो हमें गाली देंगी, सबको गाली देंगी। तो इसलिए जहाँ अपने स्तर से हो सके वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बचाइए। एटलीस्ट जैसे पानी बचा सकते हैं आप, ऊर्जा बचा सकते हैं आप, ठीक है। लाइट जल रही है, छोड़ के चले जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। पानी नल टपक रहा है, देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जो अपने स्तर से कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। चलिए, छोटा सा ज्ञान। चलिए, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः किसकी वजह से होता है? तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है, ये देखिए इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट तो है ही है, ठीक है। ओजोन परत का अपक्षय ये भी है, प्रदूषण भी है, तो ये सारा ही मतलब इसमें हो जाता है इसमें। ब्लू कार्बन क्या है? बेसिकली जो महासागरों और तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वहाँ पे जो ग्रहित कार्बन होता है उनको ब्लू कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से, देखिए भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी और वन और पर्णपाती, ये तीनों ही पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा है जहाँ पे ये तीनों पाए जाते हैं, मैंग्रोव भी, सदाबहारी भी और पर्णपाती, ये तीनों, ठीक है। ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, ये 1992 में बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये अरुणाचल में है, कामेंग जिला में, ठीक है, याद रखिएगा। कराखबाख नारगोनो कराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित था, किस लिए, किनके बीच में? तो याद रखिएगा, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। काफ़ी विवाद चला था इसमें भी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल परिवर्तन सम्मेलन जो COP28 है उसका समापन आयोजन किया जा रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है ये? तो ये याद रखिएगा, UAE में, ठीक है। अगला जो होगा वो COP29, ठीक है, और COP30, इनको भी डिसाइड कर दिया गया है। कहाँ पे होगा वो बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है।
उसको आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ पे होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो वो 5 माइक्रोन से कम होते हैं। ठीक, 5 माइक्रोन से कम होते हैं। देखिए यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, कब शुरू हुआ था औपचारिक रूप से, तो ये याद रखिएगा 1993 में शुरू हुआ था। ठीक है, गंगा कार्य योजना भी चली थी, तो सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो 1985 में राजीव गांधी के समय पर। ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। और ये 93 में ये शुरू हुआ था ये। ठीक, तो इसमें इसी में था बेसिकली, ये दूसरा चरण था गंगा कार्य योजना का, और इसी में ये गंगा यमुना एक्शन प्लान भी आया। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चौखंडी स्तूप जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे, तो याद रखिएगा ये वाराणसी सारनाथ में है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की 2021 से 30 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है, 2026 तक जो TFR है ना, उसको जो है TFR को 2.1 ले आना है %। ठीक है, राज्य में कुल प्रजनन दर 2030 तक इतना ले आना है, तो वही है, मतलब 26 तक इतना करना है, और इतना अभी कितना है बेसिकली, अभी कितना है, अभी है शायद 2.4 है, कमेंट कीजिएगा, 2.4 है आई थिंक। ठीक है, औसत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक 72% नहीं है, 69% है। ठीक है, ठीक है, मृत्यु दर को 2030 तक 98 तक लाना है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। तो यही वाला जो है इसमें सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, मतलब बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं, तो देखिए इसमें से कौन नहीं रहे हैं, देखिए इनमें से सिर्फ ये न्यायमूर्ति सैयद रफ़त आलम ये नहीं रहे हैं, बाकी रहे हैं कहीं कभी न कभी। ठीक है, और याद रखिएगा, अच्छा पहले लोकायुक्त कौन रहे हैं, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना, उनका नाम याद रखिएगा। क्योंकि आजकल फर्स्ट ऐसे जितने भी ये आपके संवैधानिक पद हैं या सांविधिक पद हैं, इनमें फर्स्ट कौन है, जितने भी आयोग वगैरह ये सब हैं, फर्स्ट बहुत पूछ रहा है कि कौन है जो कि फर्स्ट था। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो चीज़ों को समझिए, जो ट्रेंड्स चल रहा है उसको समझिए। आप जितने भी सांविधिक गैर सांविधिक ये सब आयोग हैं या संस्थान हैं, उनके जो फर्स्ट 2-3 है ना, उनका नाम जरूर याद रखिए। आप थोड़ा थोड़ा 1-2 बार देखेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक, याद रखिएगा। अभी कौन है वैसे ये यूपी के लोकायुक्त कौन है अभी, ठीक है, कौन है अभी वर्तमान में, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। ठीक, तो नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जा सकता, तो देखिए इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, शून्य भुखमरी जो पहला SDG है, ठीक है, वही है। ये कौन सा है, SDG 4 है। ठीक है, SDG 4 है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, याद रखिएगा ये। ठीक, और ये पर्यावरणीय समर्थनीयता ये भी है। मानवाधिकार जैसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, तो ये यही ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। रामसर कन्वेंशन भारत का एक जिसका भारत जो हस्ताक्षर करता है, किसके संरक्षण में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए है, तो ये याद रखिएगा आर्द्रभूमियों के लिए। अभी कितनी है, 75 आर्द्रभूमियाँ हैं भारत में, रामसर साइट्स हैं। ठीक, जिनको कि ये रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 75 हैं टोटल। और ये रामसर जो ये आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, बेसिकली 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है, सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक, देखिए यहीं पे आपको समझना चाहिए कि नाइट्रोजन यौगिक भी इसी में काम आता है, यानी अम्ल वर्षा में भी यही वो करता है ये, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा में ये भी महत्वपूर्ण वो करता है, जबकि क्लोरोसिस ये किसकी वजह से होता है, ये क्लोरोफिल और इन सब का ये मतलब उसके कारण होता है ये। ठीक है, उसमें कुछ कमी आ जाने से हो जाता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, और SPM जो है ये जो लो विजिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, तो ये जो बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे अनुसंधान परिषद और विभाग दिया गया है, उनका स्थापना वर्ष बताना है आपको। ठीक, तो देखिए इसमें से है, देखिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ये कब बना था, ये बेसिकली तो ये आपका बना था 1942 में। ठीक है, ये कब बना था, 1942, याद रखिएगा। इस तरीके से बहुत पूछता है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, वैसे मैं PDF दे दूंगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल पर आप उस वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका
1929 में बना था, ठीक है। तो ए का 3 अगर देखिए तो एक ही में आपको आंसर मिल जाएगा, और बी का 4, ठीक है, मिल गया करेक्ट आंसर। तो आप आगे बढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। सी का 2 देखिए, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान है ये 1911 में, और डी का 1 1985 में, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ये कब है 1985 में, याद रखिएगा, इनका डेट याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इनमें से कुछ सुमेलित पूछा है कि कौन सा नहीं है, कुछ सिद्धांत हैं, कौन सिद्धांतकार कौन है। देखिए सामाजिक कोशिकीयता वाले ठीक है ड्यूमोंट, ठीक है। प्रजनन सिद्धांत ये स्पेंसर, ठीक है। आहार सिद्धांत ये हेनरी जॉर्ज नहीं है, ठीक है। आहार सिद्धांत में कौन है, थॉमस डबलेड, ठीक है, डबलेड, थॉमस डबलेड, ठीक है, डबलेड, याद रखिएगा नाम इनका, ठीक है। चलिए, और ये आर्थिक वाला ये डेविड रिकॉर्डो सही है, ठीक। देखिए निम्नलिखित जो समितियां हैं इनमें से पूछा है कि कौन सी हैं जो कि ये मूल कर्तव्य से संबंधित हैं। तो देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी और ये न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी, ये दोनों जो है इससे संबंधित है। सरकारी आयोग आपका राज्य और केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है, ये पूछा भी गया है ये, ठीक है। बेसिकली जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ये 1942 माफ़ कीजिएगा 1976 में इन्होंने अपने रिकमेंडेशन वगैरह दी थी जो भी, फिर उसके आधार पर ही 1976 में एक अमेंडमेंट होता है संविधान में, ठीक है, 42वां जो इसको बोलते हैं, ये मिनी संविधान संशोधन, ये मिनी संविधान भी कहा जाता है इसको, इस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें इतने सारे संविधान संशोधन हुए कि पूछिए मत, मतलब पूरा उलट पुलट टाइप इस टाइप से हो गया। मतलब एक ऐड आता था, कभी आप लोगों ने देखा है पता नहीं, लक्ष्मण सेल्वेनिया का एक बल्ब आता था या ट्यूबलाइट आती थी, उसके बारे में ऐड आता था, पूरे घर के बदल डालूंगा इस टाइप से। तो वैसे ही ये 42वां जो है संविधान संशोधन हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे एक ट्रिक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये, इसमें क्या है, बहुत सारे, वैसे तो जाने कितने हुए संविधान संशोधन, मतलब कितनी सारी चीज़ें बदली गई, एडिशनल ऐड की गई, जोड़ी गई, ठीक है, घटाई गई, लेकिन SSID ये एक ट्रिक याद रखिएगा। इसमें ये प्रस्तावना में सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ तो आपकी जोड़ी गई कहाँ पे, प्रस्तावना में। एक ही संविधान संशोधन हुआ था और वो 42वां हुआ था 1976 में, वो यही था, उसमें ये 3 चीज़ जोड़ी गई, और ये ड्यूटीज़ वाला जो है ये जोड़ा गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, लंबा हो गया थोड़ा सा। चलिए देखिए 67 में क्या बोल रहा है कि क्या सुमेलित नहीं है। देखिए 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये ठीक है, ये इसमें संख्या वृद्धि हुई थी लोकसभा में सदस्यों की, ठीक है। 52वां ये आपका दल बदल से है, ठीक है, 1985 में। ये 79th ये बांग्लादेश और भारत के बीच में जो भू समझौता हुआ था ये गलत दिया हुआ है, ठीक। इसमें ये गलत दिया हुआ है, ये कब हुआ था, ये अलग है, ये 100वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है ये, ठीक है, जो कि कब हुआ था, ये तो अभी 2015 में हुआ था, ठीक है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच भू समझौता हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 102वां जो हुआ, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये 79th, वैसे ये किससे संबंधित है, ये तो ये संबंधित है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वैसे ये मतलब बहुत वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने बताया वो 100वां याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कमेंट करके आप, कि अभी जो नारी शक्ति वंदन, मतलब लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम पारित किया, वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, 105वां हुआ या 106वां हुआ, बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है, ठीक, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। वैसे मैं बता देता हूँ, जो विधेयक आया था वो तो 128वां था, ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक पर जब दोनों मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर जब प्रेसिडेंट की मुहर लग जाती है, यानी उनकी स्वीकृति मिल जाती है, तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये तो 128वां हो गया, मैंने एक चीज़ बता दी आपको। दूसरा जो बताइएगा वो कौन सा है, 105वां बना है संविधान संशोधन अधिनियम या 106वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो करंट से अपडेटेड होगा वो बता ले जाएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। यूनेस्को की देखिए कथन दिए हुए हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर को हुआ, कहाँ हुआ, रियाद सऊदी अरब में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये जगह पूछ लेगा ये। और इस समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थानों को चयनित किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है,
दोनों कथन सही हैं। 5 स्थलों को विस्तार की मंजूरी भी दी गई है, तो ये ए और मतलब बी दोनों सही हैं, कथन ये दोनों सही हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट कथन में कि 2023 में जो यूनेस्को विरासत धरोहर समिति थी वो 42 नए स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया था। बिल्कुल ठीक है, पिछले में देखा आपने। वर्तमान में भारत के 42 हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं ये। ठीक है, 41वां आपका ये बना कौन सा, आपका विश्व भारती, और 42वां ये जो कर्नाटक है होयसल मंदिर है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों बने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, याद रखिएगा जो पहला होता है, चाहे वो भारत का हो या किसी राज्य का हो, एशिया का हो, वर्ल्ड का हो, तो उसकी जो संभावना है परीक्षा में आने की बढ़ जाती है। तो ये पहला है कृषि डाटा एक्सचेंज, तो याद रखिएगा ये हैदराबाद तेलंगाना में ये खोला गया है। ठीक है, ADEX करके। ठीक, याद रखिएगा ये भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज। ठीक, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, लंबा तो है बहुत, सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है ये। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट रूप से सही हैं, दोनों कथन और कारण ये अलग अलग सही हैं। ये इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, सिर्फ ये मौलिक अधिकारों की वजह से नहीं लंबा हुआ है, कई सारी चीज़ें हैं उसमें से। आप मतलब देखिए कि जितने भी प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो राज्य से हों, केंद्र से हों, सभी संविधान राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, इस वजह से बहुत ये लंबा हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों कथन दोनों सही हैं, परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक, देखिए 72वां देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए तो अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका ये समानता का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 36 क्या है, तो ये नीति निदेशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या है, तो ये मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ये मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से संबंधित है। और ये 368 क्या है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये आपका देखिए ए का अगर 3 आपको मालूम हो जाए सीधे सीधे पहला ही, तो आप इससे एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 73वां, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है, तो ये 5वीं अनुसूची है। ठीक है, कौन सी शेड्यूल है ये, 5वीं। और अगर 6वीं की बात करें हम, देखिए 6वीं की बात करें तो उसमें AMTM मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं उसमें। ठीक है, तो ये अलग से इसमें 6वीं में है, ध्यान रखिएगा, पूछता है ये। ठीक, 9वीं ये जो है, 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके लिए ये जोड़ा गया था। ठीक है, बेसिकली इसमें जो लैंड रिफॉर्म से जितने भी कानून हुआ करते थे, इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। और ऐसा कहा गया, ऐसा बताया गया इसमें कि जो 9वीं संविधान जो अनुसूची में जो भी नियम कानून डाल दिए जाएंगे उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, उसकी कोई समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद आया ना, उसके बाद से ये चीज़ें लागू हो गई, जहाँ पे बेसिक जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई, वहीं से शुरुआत हुई। तो वहाँ पे ये भी कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी नियम कानून हैं, तो उसकी भी समीक्षा हो सकती है। उसके पहले जो हो गया, लेकिन जो उसके बाद यानी कि वो जो केशवानंद भारतीवाद हुआ, उसके बाद जो ये जितने भी नियम कानून उसमें रखे जाएंगे, 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, उनकी भी समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार हो सकता है आपको सेंटेंस में पूछ ले। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है, तो क्या होती है संसदीय व्यवस्था की सरकार। देखिए संसदीय व्यवस्था की सरकार होती है कि सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये आप जानते ही हैं कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है, और जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, बहुमत हटा सरकार खत्म। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए 75वां क्वेश्चन देखिए, कथन कारण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ये मतलब दोनों कथन कारण दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। ये सारा मैंने पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में मैंने सब चीज़ें बता रखी हैं, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था, तो ये हर्बर्ट साइमन थे, जिन्होंने ये चीज़ अस्वीकार किया था, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।
तो ये गलत है। 301 में कहाँ है? 300 में है। ठीक है, आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस के सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के तहत अंतः स्थापित किया गया। देखिए ये तो सही है, ठीक है, कि स्थापित किया गया था, और ये भी सही है, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसमें जनता पार्टी वाली सरकार थी वो। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो इसमें जो सही कथन है वो सिर्फ केवल 2 है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो IR से रिलेटेड कौन सा है, ये याद रखिएगा, 51, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको 100 अनुच्छेद तक एकदम रटे होने चाहिए। ठीक, 100 आर्टिकल तक आपको एकदम रटे होने चाहिए। जितना मैक्सिमम याद रखें आप वो अलग की बात है, लेकिन 100 तक आपको याद होना चाहिए। अगर आप सिविल एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विसेज के, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, कंठस्थ रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है, परंतु महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं होता? देखिए कैसे, देखिए जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सब में निर्वाचित ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित। ठीक है, तो जब इनका ये होता है, महाभियोग लगता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 61 के अनुसार प्रावधान दिया गया अनुच्छेद में। ये 61 में अगर जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो ये राज्य की विधानसभाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं, फिर ये लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही उसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, इसमें इनके अलावा भी जो निर्वाचक मंडल हैं, एक चीज़ बताना भूल गया, ये तो रहते ही हैं, ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये तो परिषद वाले नहीं रहते, और इनमें सब में निर्वाचित, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली प्लस जो पुदुचेरी के हैं, ये भी यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनकी भी, ये भी मतलब उसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, ये कथन में पूछता है ये। ठीक, 32वां सम्मान, व्यास सम्मान हिंदी के लिए मतलब किस लेखक को चुना गया है? तो याद रखिएगा, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनकी जो कृति है पागलखाना, वो उसके लिए इनको ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, ये जो अनुच्छेद 10 है वो धन विधेयक की बात करता है। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है कि अगर वो उससे संबंधित नहीं है तो क्या वो केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक अगर होता तब तो लोकसभा में ही सिर्फ पारित मतलब प्रारंभ किया जाता, तो ये संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये यही सही है। ठीक है, बाकी और गलत है। देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राजद्रोही सभाओं के को रोकने का अधिनियम जो है ये 1908 में नहीं था, ये 1911 में था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, यही इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। ठीक है, 1908 याद रखिएगा। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? यानी कि ये है क्या बेसिकली? तो आर्टिकल 249 के बारे में जानिए कि आर्टिकल 249 जो है ये संसद को अधिकृत करता है कि राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर नियम बनाया जाए। तो वो नियम पूछ रहा है इसमें बेसिकली कि कितने वर्षों के लिए, कितने समय के लिए लागू रहता है या कितने समय तक वो वैलिड रहता है। तो वो 1 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, अगर इसको बढ़ाना है तो फिर वो वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक, जिससे वो जैसे वो पारित हुआ है। अब देखिए इसमें एक निश्चित कूट इसमें दिया हुआ है, इस कूट के हिसाब से इसमें आपको अब मतलब रीजनिंग वगैरह के इसमें प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही है? तो मिक्सचर को 117 के रूप में, फ्लावर को 85 के रूप में। तो इसको आप जैसे ABCD पहले लिख लीजिए, उसमें जो उसका जो प्लेस वैल्यू है वो ध्यान में रखिए। ठीक है, तो मिक्सचर में जैसे आप M का देखिए तो 13, फिर I 9, 24, 21, ऐसे ऐसे जो मतलब ये वर्ड हैं उनके लिख लेंगे। तो ये टोटल अगर उनका ऐड करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, 110 में जब 7 ऐड करेंगे तब 117 आएगा। उसी तरीके से फ्लावर को ऐड करेंगे तो 79 आएगा, फिर उसमें आप 6 ऐड करोगे तो आएगा 85। ठीक है, फिर आप जो मर्जर ये है इसको ऐड करोगे, सारा ऐड करके देखोगे तो ये आएगा 66, फिर इसमें 6 ऐड करोगे तो आएगा कितना? 72, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सीधे सीधे हैं, बहुत सिंपल से हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभ्यास कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है,
जो पूर्वावलोकन में जितना भी दिया हुआ है रीजनिंग वाला वो सब लगा डालिए। देखिए इसमें दिया है 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या है जिससे अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसका जो मतलब पूछ रहा है तो उसके क्या होगा, ये उसका जो ये होगा वर्ग, उसका अभाज्य संख्या है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी संख्या जो अलट पलट एक ही समान हो और अभाज्य हो, तो 11 है जो कि ऐसे ही है, ठीक है। बाकी तो सब आपको या तो भाज्य मिल जाएगा किसी न किसी से भाज्य, लेकिन 11 जो है नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए उसका वर्ग कितना होगा, 121 होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष बचता है 4 और 17 से भाग देने पर 11। तो अब ये तो बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए इसमें ये वाला करेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है, बी। ये देखिए ये पदक्रम चल रहा है, इसमें जो पदक्रम चल रहा है ये लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूँ, वो पैटर्न से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बीच में कितना गैप है, 8 का गैप है ना, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का। इसी तरीके से जितना जितना गैप चल रहा है वैसे वैसे इसमें क्यूब बढ़ता जाएगा, यानी कि नेक्स्ट में जो 4 का क्यूब होगा, फिर अगले में 6 का क्यूब होगा, अगले में 8 का क्यूब होगा, अगले में ये 10 का क्यूब है। ये इस तरीके से बढ़ता हुआ चला गया है। तो यहाँ पे जो आएगा वो 127 आएगा, ठीक है, 127 आएगा, क्योंकि 4 के क्यूब को ऐड करोगे इसमें आप 63 में, तो 127 आएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से चल रहा है। देखिए इसमें से लुप्त अक्षर आपको ज्ञात करना है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। मतलब आप करोगे जैसे, देखिए अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एल है, ठीक है। एल से आगे अगर चलेंगे 2 अक्षर चलेंगे तो ये एन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर 3 अक्षर आगे बढ़े, मतलब इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला गया है। क्रम देखिए कैसे चल रहा है इसमें, +2 +3 +-2 इस तरीके से ऐसे चल रहा है क्रम। तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे जब, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो RJN आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा इसको, बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बहुत आसानी से कर सकते हो आप, नहीं होगा तो बताइएगा कमेंट में आप। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करना है जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप को आगे रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण होगी। तो किस तरीके से बनाना है, अब ये क्या है, एक एक बार रख के देख लो सब, एक बार जो पैटर्न एक सही पैटर्न बने उसी को ले चलिए। जैसे आप यहाँ पे अगर इसको देखेंगे सी वाला, TUVWT ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो UVW ऐसे बनेगा ये लास्ट में, ठीक है। तो यही वाला आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। TUVW फिर TUVW फिर TUVW, तो ये लास्ट में यही ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक। भारत के चंद्रयान 3 के बारे में कुछ दिया गया है कथन, देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है, ये LM इसे 110% इससे प्रश्न आएगा, देख लीजिएगा। इससे LMV M3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये LMB-3 रॉकेट की चौथी प्रचालन उड़ान थी, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका रूस चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ये भैया गलत है, ये चौथा देश है जो कि चंद्रमा पर इसने लैंडिंग करी इस तरीके से, मतलब होल सोल। लेकिन अगर साउथ पोल की बात की जाए तो ये पहला देश बना है, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये पहला देश बना है। तो ये सी वाला जो है गलत है, बाकी आपके ये सही है, ठीक है। 23 अगस्त को ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई है और इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है, इसकी घोषणा भी हो गई, ठीक है। इसमें देखिए अगर आप ये जो पूछा है इसमें वर्ग, कितने वर्ग हैं, तो ये गिन सकते हो आप, कितने वर्ग हैं इसमें गिन सकते हो। तो कितने होंगे टोटल इसमें, जब गिनोगे ना तो आप गिनोगे उस हिसाब से, तो आपको इसमें कम से कम मतलब 18 मिलेंगे, ठीक है। 18 मिलेंगे, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना 1 2 3 ये भी है, ये जो बीच में ऐसे है ना, ऐसे वाला भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी है ये, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए रंजना ने अब एक महिला से कहा, क्या कहा रंजना ने महिला से कि मेरे पिता आपके पुत्र, मेरे जो पिता हैं वो आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। तो देखिए इस तरीके से जब प्रश्न निकालेंगे ना तो इसमें क्या लगेगा, ये आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखिए, तो क्या आपको पता चलेगा, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे इसको। कि इसने क्या कहा रंजना ने एक महिला से कहा कि जो मेरे पिता हैं वो आपके पुत्र पीयूष के दादाजी हैं। तो जाहिर सी बात है वो बुआ है, बुआ हुई उसकी वो, ठीक है, वो उसका भतीजा हुआ, ठीक है। तो ये संबंध क्या हो गया, ये भतीजा हो गया ये, ठीक है, सीधे सीधे बोल रहा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, घुमाया ही नहीं है। राजू पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल से चलता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसा बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ आप।
एकदम आसानी से निकल जाएगा आपका। जैसे पूर्व में, चलिए अब मैं बता देता हूँ, पूर्व में 6 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, तो यहाँ चलिए ठीक है, इधर 6 किलोमीटर चला, इधर 8 किलोमीटर चला, फिर बोल रहा है फिर बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, तो फिर ठीक है बाएं मुड़ के 16 किलोमीटर चला, यहाँ पे 16 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि वो अपने प्रारंभिक जो बिंदु से किस दिशा में है, तो देखिए ये पूर्व, ये क्या है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व है, और ये है किधर, यहाँ पे है, यानी कि ये बीच में है ना, ये कहीं ये पूर्व, और ये इधर क्या है, तो दक्षिण पूर्व में है कि नहीं है ये, ठीक है, दक्षिण पूर्व में है ये बीच में, ठीक। देखिए इसमें सारणी में क्या लुप्त बता रहा है कि संख्या ज्ञात करना है आपको, तो कैसे ज्ञात होगा इसमें, देखिए तो कैसे चल रहा है इसमें, देखिए ऐसे चलेगा, ये 13 छंग 78 होता है, 78 माइनस 3 कर दीजिए, कितना होगा 75। इसी तरीके से देखिए 16, ये 18 चौक 72 होता है, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है, माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -2 करोगे तो 70 आएगा। उसी तरीके से 15 अट्ठे 120, ठीक है, ये 15 अट्ठे 120, उसमें अगर 4 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 116 आएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाला भी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, शब्दों का सार्थक क्रम लगाना है। तो भाई पहले शिशु, फिर शिशु बच्चा बना, बच्चा जो है विद्यालय में जाता है, विद्यालय में युवा बनता है धीरे धीरे, फिर युवा से महाविद्यालय। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका 2 3 4 5 1, ठीक है, 2 3 4 5 1 डी बनेगा इसमें, ठीक। ऐसे करके देखिए इसमें से ये दिया गया है 96 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि ABC कोड की 3 पुस्तकें हैं, तो ए की कीमत बी की कीमत से 2 गुनी है, और पुस्तक सी की कीमत की 1/3 है, यानी कि सी से 1/3 कम है तो ए वाली, और बी से दुगनी ही ज़्यादा है, यानी कि देखिए सी का कीमत दिया हुआ है इसमें, तो सी का 84 है। अब वो बोल रहा है कि ए जो है इसका, ए इसकी कीमत की 1/3 है, तो 1/3 कितना होगा इसका, ये देखिए 2/3 6 8 जो 28 रुपये, यानी कि ए की कीमत कितनी हो गई, 28 रुपये हो गई, तो 28 रुपये हो गई। अब बी की कीमत कितनी होगी, ए और बी की पूछ रहा है, तो 28 रुपये, ये यहाँ पे दिख गया, उसकी वो आधी दिख रही है, कीमत से दोगुनी है वो, यानी कि बी आधा है उसका, तो आधा हो गया तो 14 रुपये, यानी 28 रुपये और 14 रुपये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। देखिए 18वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए इसमें तो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति नहीं आए थे, चीन के भी नहीं आए थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो आमंत्रित देशों की संख्या थी वो 9 थी, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनेगा ये, ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट जो आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, ये इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 112वां स्थान है। इससे पहले जो थी उसमें शायद 120वां स्थान था क्या, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है 120वें स्थान पर था, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी ये इसमें जो है, और ये किसके द्वारा जारी किसके द्वारा की जाती है, तो UN जो SDN नेटवर्क है ना, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक। 112वें स्थान पे है। देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, देखिए फ्रंटियर ये फिनलैंड का नहीं है, ठीक है, फ्रंटियर आपका किसका है, अमेरिका का है, ठीक, फ्रंटियर आपका अमेरिका का है। फुगाकू इसमें जापान, इसमें लूमी कौन सा है, लूमी देखिए, लूमी ठीक है ये, ठीक है, लूमी फिनलैंड का है ये, ठीक नहीं है, उल्टा दिया हुआ ये, ठीक। समिट आपका ये जापान का नहीं है, समिट किसका है, समिट अमेरिका का है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लियोनार्डो है ये जो इटली, इसमें सुमेलित पूछा है तो यही सही है, ठीक। याद रखिएगा, ये इसी तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, तो ये आधार वर्ष का मतलब हुआ कि ऐसी जो कीमत है जिससे कि आपको पूरा जो वास्तविक GDP है उसका मतलब उसकी गणना की जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, आधार वर्ष बोलते हैं ना, आधार वर्ष कहाँ से लिया इसको, तो अभी आधार वर्ष कितना है, 2011-12 से चल रहा है ये, ठीक है, मतलब 2000 आधार वर्ष कितना दिया है, 2011-12, ठीक। तो ये याद रखना, तो जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP निकालने के लिए किया जाता है वही होता है ये आधार वर्ष, ठीक, 2011-12 याद रखिएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो ये 1974 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 1974 में, कहाँ पे, पुदुचेरी में, ठीक, पुदुचेरी, ठीक, ध्यान रखिएगा 1974।
देखिए अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर हैं और कहाँ पे लगाए गए हैं, ये देखिए ऐरावत ये सीडैक में है, ठीक है। परम गंगा ये आपका बेंगलुरु में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है परम गंगा, ठीक है। परम प्रवेग है बेंगलुरु में, अनंत ये आपका गांधीनगर में है। तो ये परम गंगा कहाँ है, बेसिकली लगाया कहाँ गया था, ये IIT रुड़की में लगाया गया, ठीक है, रुड़की में, ठीक। तो ये याद रखना, रुड़की, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये परम गंगा, ठीक। चल योजना के बारे में बताना है इसमें, चल योजना के बारे में क्या है, या रोलिंग प्लान जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये रोलिंग प्लान क्या है, बेसिकली इसमें पूछा है कि सही कौन सा है। तो ये जो जितने भी कथन दिए हुए ना, ये सारे कथन सही हैं इसमें, ठीक है, ये सारे कथन ही सही हैं, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। तो बिल्कुल इसमें सही है, ये कथन सही नहीं है, पूछा है ना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से 30-31 तक है, ये भी ठीक है। भारत का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडिकूट, ये जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने नहीं किया है, ये केरल सरकार ने किया था, ठीक, केरल सरकार ने। तो यही वाला गलत है, बाकी सब सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से हैं जो तरीके अपनाए जाते हैं, कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो देखिए उसमें सिर गणना विधि, पारिवारिक उपभोग विधि और कैलोरी, ये तीनों ही इसमें यूज़ की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है, बेसिकली कौन सा है इसमें जो करता है, तो ये आपका ये सारे ही हैं, ECG, STC और MSTC, ये सारे ही करते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसको बोलते हो आप, किसके द्वारा, ये तो ये विश्व इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF होता है, ये बहुत सारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है ये, ठीक, याद रखिएगा, एक दो नहीं है, कम से कम 7-8 जारी करता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अच्छा इसमें हाँ याद रखिएगा, अब चूंकि बात आ गई है तो इसमें अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप है रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 127वां है, याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पहले 135वां था, इसके पहले जो 2022 में आया था, अभी लेकिन 127वां है। सबसे जो आप कमेंट करके बताइए कि सबसे कम जो है कहाँ है लैंगिक अंतराल, ठीक है, यानी कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा है देश। निम्नलिखित में से किसने फोस्टरिंग इफेक्टिंग एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है ये रिपोर्ट, तो ये विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर कंपनी ने जारी की है। कौन सी, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक और फोरम और एक्सचेंजर कंपनी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास केंद्र कहाँ पे है, तो ये नोएडा में है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो याद रखिएगा ये राजस्थान, ठीक है, सबसे कम यहीं पे है महिला साक्षरता। अब पता नहीं कितना है, अभी तो शायद कुछ बढ़ी होगी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए थे, तो ये दमदमा से। ये कहाँ है, ये दमदमा, ये सरायनहर, महदहा, ये दमदमा, तीनों ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं ये, और हैं कहाँ पे, ये प्रतापगढ़ में, यूपी में, ठीक है, प्रतापगढ़, ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है इनसे प्रश्न, ठीक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। देखिए सूची मिलाना है इसमें, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें बेसिकली कौन किससे संबंधित है, जैसे देखिए यव जव, ठीक है, यव जव, C का 4 एक ही में है, C का 4, और इसी से आपका आंसर, यानी A का 2, ब्रीह क्या होता है, चावल, जो बहुब्रीह समास होता है, ब्रीह समास तो वही है ये ब्रीह, ठीक है, ये याद रखना। इच्छु, इच्छु क्या है, वो गन्ना, ठीक है, ये इस तरीके से। मुद्ग क्या है, ये मूंग है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। अच्छा प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अच्छा संकलन है ये, ठीक है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम में पूछा है, इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में आपको कथन बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए तो इसमें 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, बिल्कुल सही है। जो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ये वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, ये याद रखिएगा। वहीं पे यूनेप की भी स्थापना हुई थी, केन्या में उसका हेडक्वार्टर है, और ये 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाना प्रारंभ हुआ था, यानी कि अगले वर्ष से मनाया जाने लगा, ठीक है, 73 से, वर्ष 1973 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। उसी से अगर काउंट करोगे तो ये 50वीं वर्षगांठ थी इसकी। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों सही है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्पेन ने की, तो नहीं, ये स्पेन ने नहीं करी है, ठीक है,
ये किसने करी है ये, तो ये आइवरी कोस्ट, याद रखना ये आइवरी कोस्ट नामक कंट्री ने की है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, केवल 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। देखिए कथन कारण, देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। ये चोलों के बारे में हमें, चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों से अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिससे उनकी विजय ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन कारण बिल्कुल सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चांदी का सिक्का इसमें से किसने शुरुआत करी थी, तो याद रखना ये शेरशाह सूरी था जिसने कि चांदी का सिक्का चलाया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा, जिसको रुपया बोलते हैं ना, रुपया। ठीक है, वही था ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहाँ के जो शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये। ठीक है, तो ये याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव नहीं, ठीक है ये गलत है, मीर कासिम था उस समय। ठीक है, मीर कासिम लड़ा था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और कौन था, मुगल बादशाह आलम, ये था आलमगीर था ना, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, ये थे तीनों की सेनाएं थी ये। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सुमेलित है पूछा है ना, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये यही वाला सही है, वांडीवास यहीं पे वास कर दिया था इनको। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ कब था ये भैया? 1764 में, याद रखना। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये वांडीवास का युद्ध 1760 में, ये सब मैचिंग में भी आता है। ये आपको इस एक तरफ युद्ध दे देगा, एक तरफ ईयर दे देगा, मैच करो आप। ठीक है, चिलियावाला युद्ध जो ये युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1849 में हुआ था, याद रखना। ये मराठों सरदार पंजाब और ये इधर इसमें हुआ था ना। ठीक है, डलहौजी और इनके बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, सिखों के बीच में। ठीक, खुर्दा का युद्ध जो हुआ था, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। ठीक है, 1795 में। और किसके किसके बीच में हुआ था ये? तो निजाम के विरुद्ध मराठे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ईस्ट इंडिया नहीं होगा। ठीक है, निजाम और मराठों के बीच में खुर्दा का युद्ध 1795। युद्ध जो ईयर बता रहा हूँ उनको जरूर याद रखना, ये 1764, ये 1760, ये 1849 और ये आपका 1795। ठीक है, ये ईयर ध्यान रखना, ये ईयर बहुत पूछता है, ये मैचिंग में दे देगा आपको, मैच करते रहना, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से भी पूछ लेगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो याद रखना ये मौलवी महमूद अहमदुल्ला थे, जिनको फैजाबाद एरिया था इनका, इधर फैजाबाद अयोध्या और ये क्षेत्र में ये कार्यरत थे। तो ये सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। ठीक है, उस समय। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ठीक है, तो इसमें ये राजा राम मोहन राय ही थे। इनको राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय सेकंड ने इनको दी थी, याद रखना। कब दी थी ये? 1832 के आसपास। ठीक है, 30-32 के आसपास दी थी इन्हें। ठीक, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, तो अब अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो पता चलेगा कि आपको ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था, ये लगभग कई जगहों पर मतलब फैला हुआ था। तो यही, बाकी और सही हैं सब इसमें। ठीक है, बंगाल ही नहीं था, ये अलग अलग मतलब लगभग पूरे देश में इधर उधर फैला हुआ था। ठीक, देखिए अब कथन कारण वाला देखिए प्रश्न 21वां 121वां। लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो बिल्कुल ठीक है, ये कहा था इन्होंने। क्यों कहा था? कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जो है ये विद्रोह किया था इन्होंने, जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उठ खड़े हुए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये समझिए, इसमें दोनों कथन कारण दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 122वां। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक पहले विग लगाते थे? जो देखिए अभी तो नहीं, लेकिन पहले जो पुरानी उस पर बैकग्राउंड पे जो फिल्में वगैरह बनती थी, उसमें देखिए जैसे जो जज वगैरह होते थे या जो कहीं पे सभा पे बैठते थे, उस तरीके से वो बड़ी से ऐसे वाइट बिग लगा के बैठते थे। ठीक है, तो उसको त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो ये जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जो बहू बेगम का मकबरा है, वो कहाँ पे है? तो ये फैजाबाद में है, लखनऊ में नहीं, फैजाबाद में। ठीक है, याद रखना। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो नौटंकी से है भैया, रंगमंच से। ठीक है, रंगमंच, यहाँ की नौटंकी बहुत प्रसिद्ध है, हाथरस और कानपुर की। ठीक है, याद रखियो।
उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है बायोटेक पार्क? लखनऊ में लखनऊ में, ठीक है। याद रखना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं ताबड़तोड़ वाले में, ठीक है। यूपी स्पेशल वाला सारा 14-15 वीडियो हैं, वो जितने भी उसमें प्रश्न करवाए हैं, कुछ चीज़ें मैंने स्टैटिक पोर्शन के बताए हैं, सब उसको रट डालिए, देख डालिए वीडियो, ठीक। तो देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा, आई पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर, ठीक है। दाब दबाव ये पास कर, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ये सक्रियता, क्यूरी नहीं होता वो, ठीक है, क्यूरी नहीं है, बैकुरल है, ठीक है। क्या है? बैकुरल, ठीक। तो ये याद रखना। ऊष्मा जूल, ठीक है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो क्यों रुक जाती है? या गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई देखिए, हर एक कार्य के प्रति या हर एक बल के प्रति विपरीत बल लगता है, पढ़ा है ना ये न्यूटन का थर्ड लॉ, तो वो यही चीज़ है। तो जैसे वो आगे बढ़ती है तो एक बल ऐसा लगता है जो कि उसको पीछे धकेलता है, तो वही चीज़ है इसमें बताया गया है, ठीक है। सी वाला करेक्ट आंसर। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंतु प्रकाशी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये इस पर आधारित होता है, ठीक है। कौन सा? फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी ऐसा लिखा हुआ है ना, ऑप्टिकल फाइबर। यार ये हिंदी में ही है, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बाइलिंगुअल है तो बाइलिंगुअल नहीं था ये, ठीक है। इसमें सिर्फ हिंदी वाला ही दिया था, तो हिंदी ही है इसमें। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिए, इतनी क्लिष्ट हिंदी भी नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है मैं वहाँ जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में बोल रहा है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उस सिद्धांत पे काम करता है, तो बिल्कुल सही है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये संचार तंत्र में जो है, मतलब जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम करता है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रकाश तंतु ये रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, बिल्कुल ठीक है। प्रकाश तंतु में ये के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये गलत है ये, ठीक है। 1 2 3 सही है इसमें, बाकी ये इसमें गलत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी ठीक है इसमें और सब, ठीक है। ये नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, ये 128वां 129वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो इसमें कौन सी है फिर संबद्ध, अगर रिलायंस नहीं है तो ये स्टार लाइट करके है, स्टार लाइट कंपनी, ठीक, उसका नाम भी ध्यान रखिएगा। शीत प्रकोष्ठ में भंडारण फल अधिक समय तक चलते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि उनकी श्वसन दर जो है वो घटा दी जाती है, इसलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, पॉजिट्रॉन ये ठीक है। सूर्य और तारों के बीच ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल सही है, ये किया था इन्होंने। लेकिन जो ये पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण है ये इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। ये इन्होंने नहीं किया था, किसने किया था ये फिर? तो ये याद रखना, ये जो है 1938 में, ये तो खैर ये सही था, ये वाला तो सही है, ठीक है। H.A. बैथे ने ही सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पादन है नाभिकीय संलयन वाला, उसकी खोज तो ये बैथी महोदय ने ही किया था, ठीक है। बाकी ये GT सीबॉर्ग, ठीक है, GT सीबॉर्ग, ठीक है, नाम याद रखना, सीबॉर्ग, ये इनका है ये, ठीक है, पैरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, ठीक है। एनरिको फर्मी नहीं, ठीक, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ब्लोफिश क्या है ये बेसिकली, तो ये एक एल्गोरिज्म है, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिज्म, ठीक है। ये याद रखना 1993 में ये बना था ये। तो क्या है ये? एक सम्मित, मतलब ये क्या बोलते हैं इसकी, ये सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, ठीक है, सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो उसमें जो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में अगर आप अंदर की बात करें केंद्रक की, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसी दोनों की संख्या को मिला करके ही वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगर उसी में परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर जो है आपका सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो। और जो ये जो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ये मास हो गया ये, तो इसमें दोनों होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, ठीक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति जो है ये बाइपोलर होती है, ठीक, इसलिए याद रखना। डायनामाइट के निर्माण में कौन सा केमिकल प्रयोग होता है? तो ये ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक, ये याद रखना। पैलियो वनस्पति किससे संबंधित है? तो ये इनमें से कोई नहीं, ये बेसिकली होता है वनस्पति जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। जो पैलियो वनस्पति मतलब ये जंतु विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन होता है ये
वनस्पति, ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। पैलियोबायोलॉजी होता तब तो ये होता, ठीक, या पैलियोजोलॉजी, ठीक है। अस्थि और दंत के निर्माण में किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस, याद रखना ये सबसे अधिक इनसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से इसमें मैच कराना है। तो देखिए विटामिन B1, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं, पूरा ताबड़तोड़ सीरीज में आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, ठीक। इनके जो केमिकल नेम हैं, इनसे जो इनकी जो कमियों से होने वाले रोग हैं, वो सब के बारे में मैंने बता रखा है। नहीं देखेंगे तो ये आपकी गलती है, देख लीजिए आप उसको। देखिए विटामिन ए, आप विटामिन B1 ये क्या है, थायमीन है, ठीक है, बेरी बेरी। विटामिन B2 ये क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है, किलोसिस। विटामिन B6 आपका क्या है, ये B6 आपका पायराडॉक्सिन है। B12 क्या है, साइनाकोबालामिन है, ठीक है। इस तरीके से आप ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक, याद रखिएगा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में क्या परिणाम देती है, किससे क्या परिणाम देती है, तो ये जल का प्रकाश का अपघटन होता है, जल का प्रकाश अपघटन होता है ये, ठीक है, विकिरण ऊर्जा से। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सुमेलित है, देखिए तो इसमें ये सब सारे ही हैं सही सुमेलित हैं एक्सेप्ट ये, ठीक है, आनुवांशिक नहीं है ये, कोशिका ये रक्तदाता नहीं होता ये, ठीक है। बाकी मतलब ये सुमेलित है, बाकी सब ये अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब गलत हैं ये, मिसमैच्ड हैं ये, ठीक है। अब ये एड्स वगैरह ये बीजाणु जनित होता है, जीवाणु लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सब गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक, यही वाला सही है, सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और वो कार्य क्षेत्र देखिए, तो बीरबल साहनी जो है ये आपके जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से थे, ठीक, ये इनका नाम याद रखिए। एकथरी, तो एक ही में है ये एकथरी। अब केसी मेहता साहब आपके ये पादप रोग विज्ञान से थे। पी माहेश्वरी स्वामीनाथन का याद है आपको हरित क्रांति से, ठीक, तो ये डी का 1, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये 140 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे, तब मैं इसका अगला भी करवाऊँगा, ठीक है। तो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर रहेगा ये, ठीक, कि आप इसका नेक्स्ट वाला जो सेट 2 है वो चाहते हैं और कितनी जल्दी चाहते हैं आप, ठीक है। तो इसको फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए इसको, ठीक है, आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।